मोहन जी, आप फिर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो। इतनी कड़क ठंड है, जरा भी ख्याल नहीं है अपनी सेहत का। चूल्हा देखिए, बिल्कुल ठंडा पड़ा है। घर में एक दाना तक राशन नहीं बचा। कल रात बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुलाना पड़ा था। कोमल, मजबूरी है। धर्म सेठ को जरा सी भी देर बर्दाश्त नहीं होती। आज अगर लेट हो गया ना तो मेरी आधी अधूरी मजदूरी भी काट लेगा। तुम जानती हो, उसकी दुकान के बिना गांव में इतवार और त्योहार अधूरे लगते हैं। आज किसी भी हाल में जाकर पैसे लाना ही पड़ेगा। तभी उनकी 7 साल की बेटी छुटकी अपने बड़े भाई रोहित के साथ पुरानी रजाई से बाहर निकल आती है। दोनों के चेहरे पर नींद और ठंड का बोझ साफ दिख रहा था। बाबा, रात को बहुत ठंड लगती है। मुझे डर सा लगता है। मेरी रजाई बिल्कुल पतली हो गई है। आज जब आप वापस आना ना तो एक मोटी वाली रजाई ले आना, प्लीज बाबा। हाँ बाबा, और मेरी बनियान भी फट गई है। बाहर जाते हुए शर्म आती है। अगर आप रजाई और थोड़ा राशन ले आए तो मैं कपड़ों के लिए कुछ नहीं मांगूंगा। मोहन का सीना भर आता है। वह अपने दोनों बच्चों को देखते हैं। ना उनके पास गर्म कपड़े हैं, ना पेट भर खाना। दर्द को वह दिल के अंदर ही दबा लेते हैं। आंखों से आंसू गिरने नहीं देते। मेरी गुड़िया छुटकी और मेरे शेर रोहित, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा पूरी कोशिश करेगा। आज धर्म सेठ से पूरे पैसे लेकर आऊंगा। सबसे पहले तुम्हारे लिए नई रजाई, गर्म खाना और घर के लिए राशन लेकर ही वापस आऊंगा। तुम दोनों माँ के पास रहो। वह एक बार फिर कोमल की ओर देखता है। कोमल की आंखों में निराशा थी, सवाल थे, पर शब्द नहीं। मोहन बिना कुछ कहे अपनी फटी सी शॉल कंधे पर डालता है और घर से बाहर निकल जाता है। गहरा कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। मोहन तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए पीछे छोड़ जाते हैं कोमल का डर और अपने बच्चों के नन्हे नन्हे सपने। धर्म सेठ की दुकान पूरे गांव में सबसे मशहूर थी। कड़क ठंड के बावजूद दुकान के बाहर लोगों की लंबी भीड़ लगी हुई थी। हर कोई मोहन के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट मटन करी चावल ही चाहता था। मोहन को मटन करी चावल बनाने का हुनर बचपन से ही लाजवाब तरीके से आता था। उसके हाथ की बनी करी की खुशबू दूर तक लोगों को अपनी तरफ खींच लाती थी। पढ़ना लिखना उसके नसीब में नहीं था, लेकिन इसी हुनर के सहारे वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा था और अपनी जिंदगी की गाड़ी ईमानदारी से चला रहा था। अरे ओए मोहन, कान में रुई ठूंस रखी है क्या? 8 बज चुके हैं, आज फिर देर। तुझे पता है ना मेरी दुकान पर पहला सौदा कब होता है? अगर 1 मिनट और लेट होता ना तो तेरी आधी मजदूरी काट लेता। माफ कर दीजिए सेठ जी, ठंड बहुत ज्यादा थी। बच्चों को थोड़ी देर आग के पास बिठाना पड़ा। कसम से कहता हूँ, आगे से एक पल की भी देरी नहीं होगी। कसम वसम छोड़, चल हाथ चला। तेरी कसमों से मेरी दुकान नहीं चलती। देख बाहर भीड़ का हाल। ये सब तेरे हाथ के फैन हैं। याद रख, स्वाद तेरे हाथों में है। मेहनत की कीमत मैं देता हूँ। जल्दी काम कर। मोहन बिना कुछ बोले काम में जुट जाता है। ठंड को भूलकर वो लगातार लाजवाब मटन करी चावल बनाता रहता है। उसके हाथ के बने मशहूर मटन करी चावल की चर्चा पूरे गांव में थी। दोपहर तक उसके हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं। पेट में दाना तक नहीं गया होता, फिर भी वो चुपचाप काम करता रहता है। काम खत्म होने के बाद हिम्मत जोड़कर मोहन बोलता है, सेठ जी, आज की मजदूरी और जो पिछली बकाया है अगर आप दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। घर के लिए राशन और बच्चों के लिए रजाई लेनी है। हाँ, मजदूरी याद है मुझे, पर आज नहीं। आज नया माल मंगवाना है। पैसे तंग हैं, कल दे दूंगा। वैसे भी तू इतना भूखा नंगा नहीं है कि एक दिन का खाना न खा सके। प्लीज सेठ जी, कल नहीं। मेरी छोटी बेटी ठंड से कांप रही है, थोड़ा ही दे दीजिए। भगवान की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। घर में कल के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। बहाना बनाना तेरे जैसे लोगों को अच्छे से आता है। झूठा मत बन, और ज्यादा जुबान चलाई ना तो जो बची कुची मजदूरी है वह भी काट लूंगा। निकल यहां से।
मोहन झुकी हुई नजरों और बोझिल कदमों के साथ वहां से चला जाता है, जैसे हर रोज अपनी इज्जत वही छोड़ आता हो। उसके हाथ खाली थे और दिल पूरी तरह टूटा हुआ था। मोहन घर के बाहर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से अंदर जाए। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वो धीरे से घर के अंदर गया। पापा पापा आप आ गए। रजाई कहाँ है पापा? माफ करना बच्चों, आज मैं ला नहीं पाया। धर्म सेठ ने कहा है कल दे देंगे, कल पक्का सब लाऊंगा। पिंकी और रोहित उदास हो जाते हैं, लेकिन अपनी मासूम समझ से कुछ नहीं कहते। चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं। मोहन जी, मैं जानती हूँ आपने पूरी कोशिश की। आज घर में सिर्फ सूखी रोटी और नमक बचा है। आज किसी तरह इसी से काम चला लेते हैं, कल का कल देखेंगे। वो रात ठंड और भूख के बीच सूखी रोटी खाकर गुजर जाती है। मोहन को पूरी रात नींद नहीं आती। अंधेरे में लेटे हुए वो सोचता रहता है। आखिर उसने मन ही मन फैसला कर लिया। अब उसे धर्म सेठ के सामने कमजोर नहीं पड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे अब कुछ और करना ही होगा। पिछली रात की ठंड और भूख के बावजूद आज मोहन समय से पहले ही होटल पहुंच गया था। उसका शरीर अंदर से कांप रहा था, पर मन में एक छोटी सी उम्मीद थी। शायद आज धर्म सेठ उसे कल और आज का पूरा हिसाब दे दे। ओए मोहन, आज बड़ा वक्त से पहले आ गया। लगता है कल की धमकी का असर हो गया। पर यह क्या, शरीर में जान ही नहीं लग रही। इतना धीरे क्यों चल रहा है? हाथ चला, मुझे काम चाहिए, बहाने नहीं। मालिक, शरीर थोड़ा कमजोर जरूर पड़ गया है, पर मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। आज जो मटन करी चावल बनेगा वो कल से भी कहीं ज्यादा लजीज और स्वादिष्ट होगा। अब देख लीजिएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग। मोहन जानता था अगर ज्यादा बोला तो पैसों का सपना भी टूट जाएगा। उसने अपना दर्द मटन करी और चावल में मिला दिया। थोड़ी ही देर में होटल गरम मटन करी की खुशबू से भर गया। भीड़ लगने लगी। लोग ठंड भूलकर मटन करी चावल खाने आ गए। अरे सुनो सुनो, मेरे मटन करी चावल की इतनी तारीफ मत करो। यह सब इस गरीब का कमाल है। यह मटन करी नहीं, जादू है। मैंने इसे शहर के खास मसालों का नुस्खा सिखाया है। खाओ और इस कड़कड़ाती ठंड को भूल जाओ। वो मोहन को घृणा भरी नजरों से देखता है। मोहन पूरा दिन भूखा काम करता रहा, हर बात में अपमान, हर शब्द में करवाहट। शाम के 7:30 बज चुके थे। पूरा दिन निकल गया। मोहन ने हिम्मत जोड़कर सेठ के पास जाने का फैसला किया। उसकी पिछली बकाया मजदूरी लगभग 550 रुपए थी और आज का काम अलग। आज उसे हर हाल में पैसे चाहिए थे। सेठ जी, आज का और पिछला हिसाब अगर आप पूरा कर दें, बच्चों को ठंड से बचाना है, कुल मिलाकर 900 रुपए बनते हैं। 900 रुपए? तेरी औकात है इतनी बड़ी रकम बोलने की? तूने जिंदगी में कभी एक साथ 900 रुपए देखे भी हैं? ले, ये 100 रुपए रख। आज के लिए इतना काफी है। ज्यादा मुंह मत चला। आज बाहर से सामान आ रहा है, मेरे पास खुद पैसे नहीं हैं। सेठ जी, मेरे 550 रुपए तो पहले से बकाया है। सिर्फ 100 रुपए में मैं क्या करूंगा? कम से कम 500 रुपए तो दे दीजिए। ओए, लेना है तो ले, वरना यह भी नहीं मिलेगा। ज्यादा बोल मत, निकल। मेरे धंधे में रुकावट मत डाल। मोहन आंखों में अपमान के आंसू लिए 100 रुपए का नोट उठा लेता है। दिल ही दिल में भगवान का शुक्र करता है, कम से कम खाली हाथ तो नहीं लौटा। 100 रुपए लेकर मोहन बाजार की तरफ जाता है। उसकी पहली जरूरत खाना और दूसरी रजाई। सबसे पहले वो सब्जी वाले के पास जाता है। भैया, आलू का क्या भाव है और टमाटर का? आलू 70 रुपए के 2 किलो, टमाटर 50 रुपए किलो, बिल्कुल ताजा। मोहन के होश उड़ जाते हैं।
100 रुपए में तो मुश्किल से आटा भी पूरा नहीं आएगा। वो इधर उधर देखता है, तभी उसकी नजर गोभी पर पड़ती है जो थोड़ी सस्ती थी। भैया गोभी का क्या भाव है? गोभी 20 रुपए किलो। मोहन 20 रुपए की गोभी लेता है। बचे हुए 80 रुपए लेकर रजाई बाजार की तरफ बढ़ता है। तभी उसे अपना बचपन का दोस्त जगदीश दिखता है, जिसकी रजाई की बड़ी दुकान थी। अरे जग्गू, कैसा है भाई? मोहन, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहा है? रजाई लेने आया है क्या? भाई बस इतने ही पैसे हैं। मेरी छोटी बेटी पिंकी रात भर ठंड से कांपती है। सेठ ने पैसे नहीं दिए। भाई, बाजार में बिना पैसे के चीज नहीं मिलती। प्लीज जग्गू, बस एक रजाई दे दे। कुछ दिन बाद पूरे पैसे लौटा दूंगा। बच्चों की जिंदगी का सवाल है। ठीक है मेरे भाई। ये ले, एक मोटी गरम रजाई। पैसे जब हो जाए तब दे देना। और याद रखना, कभी भी जरूरत हो सीधा मेरे पास आना। मोहन भगवान और अपने दोस्त दोनों का शुक्रिया अदा करता है। वो रजाई और गोभी लेकर खुशी से घर की तरफ भागता है। गोभी और रजाई संभालते हुए वह खुशी के आंसुओं के साथ घर की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगता है। हाथ में गोभी और कंधे पर लिपटी हुई रजाई। आज पहली बार उसे ठंड कम लग रही थी। पापा आ गए। माँ देखो, पापा कितनी बड़ी और मोटी रजाई लाए हैं। अब मुझे रात भर वो गंदी वाली ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। अब मैं चैन से सो पाऊंगी। हाँ। बाबा, आज आपने कमाल कर दिया। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो जो हमारे लिए इतनी बड़ी रजाई लाए। कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रजाई को हाथ लगाकर जैसे यकीन कर रही हो कि ये सच है। कोमल चुपचाप रजाई बच्चों पर ओढ़ा देती है। फिर वह गोभी काटकर चूल्हे पर चढ़ा देती है। झोपड़ी की सर्द हवाओं के बीच आज पहली बार एक सुकून भरी गर्माहट थी। बच्चे उस रजाई में सिमटकर गहरी नींद में सो जाते हैं। उनकी सांसें अब शांत थीं, पर कोमल का चेहरा अब गंभीर और दृढ़ हो चुका था। ये सब कैसे आया मोहन जी? इतनी मोटी रजाई और गोभी भी? सच बताना। सेठ ने आज भी पूरे पैसे नहीं दिए, सिर्फ 100 रुपए पकड़ा दिए। बोला इतना ही है, लेना हो तो ले लो। 100 रुपए? रोज काम करने के बाद भी सिर्फ 100 रुपए? तो ये रजाई? जग्गू ने दी है उधार पर। बोला बच्चों की ठंड में बात नहीं होती। कब तक मोहन, कब तक दूसरों के एहसान पर जिएंगे हम? रोज बच्चे भूखे सोते हैं, रोज ठंड से कांपते हैं, और आप चुपचाप सेठ के टुकड़े उठाते रहते हो। तो मैं क्या करूं कोमल? ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई बड़ी डिग्री नहीं। मुझे सिर्फ मटन बनाना आता है और वही काम मिलता है। बस इसी सोच ने हमें यहाँ तक लाकर खड़ा किया है। आप मटन बनाना जानते हो, ये छोटी बात है क्या? पूरा इलाका आपके हाथ का स्वाद जानता है। पर अपनी दुकान खोलना ये कोई खेल थोड़ी है। उसके लिए पैसे चाहिए, सामान चाहिए, जगह चाहिए। और आपके पैसे कहाँ गए जो महीनों से सेठ के पास अटके पड़े हैं? वो पैसे सेठ कभी पूरे देता ही नहीं। हर बार बोलता है कल दे दूंगा। तो कल नहीं, कल सुबह ही जाइए, सीधा जाकर पूरा हिसाब मांगिए और कह दीजिए अब आप उसके यहाँ काम नहीं करेंगे। ऐसे कैसे कह दूं? अगर उसने मना कर दिया तो फिर हम यहीं मर जाएंगे। रोज भूख, रोज ठंड, रोज जलील जिंदगी। घर कैसे चलेगा मोहन जी? बच्चों का भविष्य कैसे चलेगा? मोहन चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर सोच और डर दोनों साथ चल रहे होते हैं। कोमल थोड़ा नरम होती है। देखिए, हम कर लेंगे।
आपके ही पैसे हैं जो सेठ के पास पड़े हैं। उन पैसों से छोटी सी दुकान शुरू हो जाएगी। अपनी दुकान, अपनी मेहनत, अपनी इज्जत। मोहन धीरे से बोलता है। अगर ये दांव गलत पड़ गया तो कम से कम ये तो कहेंगे कि हमने कोशिश की। पर अगर आप आज भी चुप रहे तो ये जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, कल सुबह मैं सेठ के पास जाऊंगा, पूरा हिसाब मांगूंगा, और अगर नहीं दिया तो भी मैं उसके यहाँ काम नहीं करूंगा। बस मुझे यही सुनना था। उस रात झोपड़ी में भले ही गरीबी थी, पर डर के साथ साथ पहली बार हिम्मत भी थी। मोहन लेट जाता है पर नींद नहीं आती। उसे पता है कल सिर्फ पैसों की बात नहीं होगी, कल उसे अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा होना होगा। कल एक नौकर नहीं, एक इंसान बात करेगा। मोहन सुबह से ही चुपचाप काम कर रहा था। पूरे दिन उसने एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोला। हाथ चल रहे थे पर दिमाग सिर्फ एक बात सोच रहा था, पूरा हिसाब। उसे अच्छी तरह पता था कि इस होटल में उसकी ये आखिरी शाम है। आज या तो उसे अपना हक मिलेगा या फिर वह सब कुछ छोड़ देगा। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और सीधा सेठ के पास जाकर खड़ा हो गया। सेठ जी, मेरा पूरा हिसाब कर दीजिए। मेरा पिछला बकाया और आज की मजदूरी मिलाकर मेरा कुल हिसाब 900 रुपए बनता है। मुझे अब आगे काम नहीं करना, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। 900 रुपए? ओए मूर्ख, अपनी औकात देखी है? कभी इतनी बड़ी रकम का नाम लेने से पहले तेरी जुबान नहीं कांपी? तूने 7 जन्मों में कभी 900 रुपए एक साथ देखे भी हैं? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। चल, तेरी नौकरी इसी वक्त खत्म, पर पैसे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जो करना है कर ले। सेठ जी, धोखेबाजी पर मत उतरिए। मैंने अपना खून पसीना एक करके आपके इस होटल को सींचा है। ईमानदारी से मेरा हिसाब कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। मैं अनपढ़ जरूर हूं पर बेवकूफ नहीं। मुझे पता है कि मेरा 900 रुपए पूरा हक का पैसा है। ले, तेरे जैसे भूखे नंगों के लिए ये 50 रुपए ही बहुत है। ऐश कर। और रहा पिछला हिसाब, तो वो मैंने अपने जूतों के नीचे दबा दिया है। ज्यादा चूं चांप की तो ये 50 रुपए भी छीन लूंगा और लात मारकर बाहर निकालूंगा। निकल यहां से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। सेठ जी, याद रखिएगा, आपने आज एक मजदूर का पसीना नहीं बल्कि एक लाचार बाप के बच्चों का निवाला छीना है। आप गरीब का हक मार रहे हैं और मैं आज आपको इसी दहलीज पर खड़े होकर श्राप देता हूं कि जिस दौलत का आपको इतना घमंड है, ये दुकान, ये व्यापार और आपकी यह अकड़ एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। जब आप अपने दाने दाने को तरसेंगे तब आपको इस गरीब मोहन की याद जरूर आएगी। मोहन उस 50 रुपए के नोट को जमीन पर ही पड़ा छोड़ देता है। उसने अपने आंसू पोंछे और बिना पीछे मुड़े तेजी से वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, पर उन आंसुओं के पीछे भविष्य की आग जल रही थी। मोहन घर के रास्ते चल रहा था कि तभी मोहन की नजर उन आदमियों पर पड़ी जो अपने कंधों पर लकड़ी के भारी गट्ठर लादे हुए जल्दी जल्दी कहीं जा रहे थे। ठंड के मौसम में लकड़ी सोने के भाव बिकती है, यह बात उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधे। हाँ, लकड़ी? ठंड में हर घर को लकड़ी चाहिए, हर होटल को लकड़ी चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है, पर जंगल तो भगवान का है। अब अगर मैं लकड़ी काट कर बेच दूं। वो तुरंत उन लोगों के पीछे चल पड़ा, चुपचाप देखता रहा। कुछ ही दूर जाकर वे आदमी गांव के एक छोटे व्यापारी के पास रुके। भारी लकड़ी के गट्ठर कंधों से उतारे गए और अगले ही पल मोहन ने देखा कि उनके हाथों में 500 रुपए के नोट थमा दिए गए। बस मुझे यही करना है, इसी रास्ते से मेरी जिंदगी बदलेगी। अगले ही पल मोहन अपनी पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी को हाथ में लेता है। कुल्हाड़ी का डंडा घिस चुका है, पर वह उसकी मजबूरी से कहीं ज्यादा मजबूत है। वह एक गहरी सांस लेता है और जंगल की तरफ बढ़ चलता है।
लकड़ी काटते वक्त उसकी उंगलियों पर छाले पड़ चुके हैं। चेहरे पर थकान है और आंखों में बस घर की तस्वीर घूम रही है, वो भूखी पत्नी और बचे के पैसे। तभी पीछे से भारी जूतों की आवाज आती है। 3-4 मोटे ताजे दबंग आदमी उसके बिल्कुल करीब आकर खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरों पर घमंड है और आंखों में एक गरीब के लिए नफरत। ओए, ए बुड्ढे, रुक जा वहीं। किसकी इजाजत से हाथ में कुल्हाड़ी उठाई है तूने? जानता भी है ये जंगल है किसका? यह बस यूं ही जो मनाया करने लगा। मालिक, मेरा नाम मोहन है, यहीं इसी गांव में पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। कोई गुनाह करने नहीं आया हूँ, बस सूखी लकड़ी उठा रहा हूँ। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है, बीवी और बच्चों ने 2 दिन से ढंग से कुछ नहीं खाया। सोचा आज कुछ लकड़ी मिल जाए तो शायद 2 रोटी का इंतजाम हो जाए। अरे वाह, तो अब भूख का बहाना लेकर जंगल भी लूटने लगोगे? 2 रोटी के लिए पूरा जंगल चाहिए क्या? या समझ बैठे हो कि ये जंगल तुम्हारे बाप दादा ने छोड़ा है? मालिक, गलत मत समझिए, ये जंगल सरकार का है और पेड़ भगवान के बनाए हुए हैं। मैं कोई हरा पेड़ नहीं काट रहा, ना किसी का नुकसान कर रहा हूँ, बस जमीन पर गिरी सूखी लकड़ियां उठा रहा हूँ। क्या इतनी सी बात भी अब गुनाह हो गई? सरकार भगवान की बातें अपने घर जाकर करना। यहां सेठ जी का हुक्म चलता है और सेठ जी का हुक्म ही कानून है, समझ आया? ध्यान से सुन बुड्ढे, ये पूरा जंगल सेठ जी की जागीर है। यहां की हर लकड़ी, हर पत्ता, हर टहनी पहले हमारे तराजू से गुजरती है। हमारी मर्जी के बिना यहां से तिनका भी उठाना मना है, समझा? मालिक, हम गरीब लोग आखिर करें तो करें क्या? दिन निकलते ही काम की तलाश, शाम ढले खाली हाथ घर वापसी। मेहनत करते हैं फिर भी पेट आधा ही भरता है। अगर ये सूखी लकड़ी भी छीन लोगे तो बताइए हम अपने बच्चों को कैसे जिंदा रखें? हम तुम्हारी जिंदगी के ठेकेदार नहीं हैं। तू गरीब है इसका मतलब यह नहीं कि जंगल तेरा हो गया। गरीबी का रोना कहीं और जाकर रोना। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं, सिर्फ मेहनत से रोटी कमाना चाहता हूं। अगर पेट भरना और अपने बच्चों को जिंदा रखना गुनाह है तो सच मानिए मालिक, इस देश में गरीब पैदा होना ही सबसे बड़ा जुर्म है। बहुत बोल लिया, अब निकल। और याद रख, अगर दोबारा दिखा तो हाथ नहीं, सीधा गर्दन कटेगी, लाश भी नहीं मिलेगी, जानवर उठा ले जाएंगे। मोहन समझ चुका था कि ये लोग बात नहीं सिर्फ ताकत समझते हैं। वह कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। आखिरी बार जंगल को देखता है, जैसे किसी अपने को छोड़ रहा हो, और भरे हुए मन, झुकी नजर और टूटे हुए हौसले के साथ चुपचाप वहां से लौट जाता है। आज पहले सेठ ने उसे होटल से निकाला और अब जंगल के दबंगों ने उसे भूखा मारने की कसम खा ली थी। मोहन घर पहुंचता है पर अपने चेहरे पर अपनी परेशानी का एक भी निशान दिखने नहीं देता। वह चुपचाप बैठ जाता है। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, लकड़ी काटने का नया और खतरनाक तरीका। तभी उसका बेटा रोहित तेज बुखार से कांपने लगता है। उसका बदन आग की तरह तप रहा था। मोहन जी, देखिए तो सही, रोहित का शरीर कोयले की तरह तप रहा है। आंखें नहीं खोल रहा मेरा बच्चा, जल्दी कुछ कीजिए, इसे तो बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। मोहन का दिल जोर से धड़क उठता है। वह बिना एक पल गवाए रोहित को गोद में उठाता है और सीधा पास के डॉक्टर के पास भागता है। डॉक्टर प्रवीण को देखते ही गंभीर हो जाते हैं और गहरी सांस लेते हैं। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है, यह टाइफाइड हो सकता है, इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। कुल 5 इंजेक्शन लगेंगे और एक इंजेक्शन की कीमत 200 रुपए है। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी विनती स्वीकार करें, इलाज शुरू कर दीजिए। मेरे पास अभी एक फुटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं बाकी पैसे मैं पाई पाई चुका दूंगा। पहले पैसे इलाज बाद में। इतना बड़ा इलाज उधार में नहीं हो सकता। कम से कम पहला इंजेक्शन लगवाने के लिए 200 रुपए देने होंगे। मोहन की आंखों में आंसू भर आते हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं।
डॉक्टर साहब, मुझ पर दया कीजिए। अभी मेरे हाथ खाली हैं, पर मैं कल सूरज ढलने से पहले कहीं से भी 200 रुपए का इंतजाम कर लाऊंगा। बस आज की रात मेरे बच्चे को इस तड़प से बचा लीजिए। आज पहला इंजेक्शन लगा दीजिए, मेरा बेटा मर जाएगा साहब। डॉक्टर कुछ पल उसके चेहरे को देखते रहते हैं। उस गरीब बाप की लाचारी उनके दिल को छू जाती है। ठीक है, तुम्हारे ईमानदार चेहरे को देखकर मैं पहला इंजेक्शन लगा देता हूँ। दवा भी दे रहा हूँ, पर याद रखना कल तुम्हें किसी भी कीमत पर 200 रुपए लेकर आना होगा। डॉक्टर रोहित को इंजेक्शन लगा देते हैं। रोहित करहाता है और मोहन की रूह कांप उठती है। मोहन करवटें बदल रहा है, पर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है। वह उठकर सोए हुए रोहित के पास बैठ जाता है और उसके तपते माथे पर हाथ रखता है। कल 200 रुपए कहाँ से लाऊंगा? गांव में तो कोई अपना भी नहीं जिससे मदद मांग सकूं। अगर कल पैसे नहीं मिले तो डॉक्टर इलाज रोक देगा। और मेरा बच्चा, क्या एक गरीब की ममता की कोई कीमत नहीं? भगवान, कोई रास्ता दिखा दे। सुबह होने से पहले मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, चाहे मुझे अपना खून ही क्यों ना बेचना पड़े। मैं रोहित को कुछ नहीं होने दूंगा। अचानक उसके दिमाग में जंगल के दबंगों की धमकी गूंज उठती है। अगर मैं दिन में लकड़ी काटूंगा तो वे मुझे मार देंगे, पर रात में शायद कोई ना हो। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। रोहित की जान के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मुझे यह जोखिम उठाना ही होगा। पूरी रात बीत रही है। रात के 3 बजे भीषण ठंड और घुप अंधेरे के बीच मोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। वो चुपचाप जंगल की तरफ बढ़ जाता है। वो जानता था कि ये खतरनाक है, पर बेटे की जिंदगी से ज्यादा और कौन सा खतरा हो सकता था। जंगल के ठेकेदार सिर्फ दिन में आते थे, इसलिए रात का वक्त ही मोहन के लिए सबसे सुरक्षित था। वह जानता था कि यह काम गैर कानूनी है, पर जब सवाल उसके बेटे रोहित की जान का हो तो कानून भी मजबूर पड़ जाता है। भगवान, मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ। मेरे बच्चे को बचाना है। मुझे शक्ति दो ताकि मैं जल्दी जल्दी लकड़ियां काट सकूं। पूरी रात मोहन ठंड से कांपते हाथों से लकड़ी काटता रहा। कुल्हाड़ी की ठक ठक और हवा की सरसराहट उसके दिल की धड़कन बन चुकी थी। सुबह होने से पहले वह लकड़ी छिपा छिपा कर गांव वापस पहुंच जाता है। मोहन उसी व्यापारी के पास जाता है जिसे उसने पहले लकड़ी का गट्ठा खरीदते देखा था। व्यापारी लकड़ी देखकर खुश हो जाता है और बिना कोई सवाल किए उसे 500 रुपए थमा देता है। शुक्रिया मालिक, आपने आज एक बाप की मदद की है। मोहन एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वह सीधा डॉक्टर के पास पहुंचता है, 200 रुपए देकर अगला इंजेक्शन लगवाता है। बाकी के 300 रुपए घर जाकर कोमल के हाथ में रख देता है। कोमल, घबराओ मत, रोहित ठीक हो जाएगा। मैं रात को काम कर रहा हूँ। अब हमारे पास राशन और दवा दोनों के पैसे होंगे। तुम बस बच्चों का ध्यान रखो। ये सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा। मोहन रात को जंगल जाता, लकड़ी काटता, सुबह बेचता और हर दिन डॉक्टर को 200 रुपए देकर इंजेक्शन लगवाता। कुछ ही दिनों में रोहित पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। घर में उसकी हंसी गूंज रही थी। रोहित खेल रहा था और पिंकी भी खुशी से उछल रही थी। आपकी मेहनत रंग लाई मोहन जी। आपने धर्म सेठ की नौकरी से कहीं ज्यादा पैसा खुद कमा लिया। हाँ कोमल, अब रोहित बिल्कुल ठीक है। और सुनो, मैंने थोड़ा थोड़ा करके 500 रुपए बचा भी लिए हैं। जब से मोहन ने धर्म सेठ की दुकान छोड़ी थी, वहां का चूल्हा तो जल रहा था, पर वो महक कहीं खो गई थी। सेठ ने कई रसोइये बदले, मटन भी कटवाया, लेकिन मोहन के हाथों का वो जादू, वो करी का गाढ़ापन और चावल का एक एक खिला हुआ दाना किसी और से सध ही नहीं रहा था। ग्राहकों की जबान पर तो अब भी मोहन का ही स्वाद चढ़ा था। धर्म सेठ,
धर्म सेठ, ये क्या खिला रहे हो? न मटन ठीक से गला है और ना ही करी में वो पुराना जायका है। क्या आप मिलावट करने लगे हो? बिल्कुल सही। जब से वो लड़का मोहन गया है, तुम्हारी दुकान का तो नसीब ही रूठ गया है। उसके हाथ की बनाई करी की खुशबू गलियों तक जाती थी, और ये तो गले से नीचे भी नहीं उतर रहा। याक थू, सारा मूड खराब हो गया। हमारे पैसे वापस करो। आज के बाद हम इस दुकान की तरफ देखेंगे भी नहीं। दोनों ग्राहक गुस्से में खाना फेंक कर चले जाते हैं। धर्म सेठ का चेहरा पसीने से भीगने लगता है। उसे एहसास होता है कि जो श्राप मोहन ने दिया था वह सच हो रहा है। लगातार 3 दिन हो गए। जो आता है गालियां देकर जाता है। भट्टी जल रही है, देगची चढ़ रही है, पर स्वाद तो जैसे मोहन के साथ ही चला गया। हाय, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मैंने उस ईमानदार और हुनरमंद गरीब को सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपमानित किया। मैंने सोचा था कि हाथ तो किसी के भी हो सकते हैं, पर भूल गया कि स्वाद हाथ में नहीं, इंसान की नीयत और उसकी मेहनत में होता है। मुझे उसे ढूंढना होगा। मेरी दुकान का मान सिर्फ मोहन ही वापस ला सकता है। जब वह मिलेगा, मैं उसके पैर पकड़कर माफी मांगूंगा और उसके पसीने की एक एक बूंद की पूरी कीमत चुकाऊंगा। उधर मोहन ने रात रात भर जागकर कड़ाके की ठंड में जंगल से लकड़ी काटकर और अपनी ईमानदारी की कमाई से पाई पाई जोड़ ली थी। अगली सुबह कड़कती ठंड और घने कोहरे के बीच धर्म सेठ की दुकान के बिल्कुल सामने एक नई दुकान सज चुकी थी। ऊपर सफेद कपड़े के बोर्ड पर लाल अक्षरों में लिखा था, पिंकी मटन करी चावल। अरे, ये तो मोहन है जो पहले धर्म सेठ के यहाँ मटन करी बनाता था। इसके हाथ का स्वाद तो पूरे गांव में मशहूर था। सेठ की दुकान तो इसी के दम पर चलती थी। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पिंकी मटन करी चावल पर लंबी लाइन लग गई। अरे वाह मोहन भाई, कमाल कर दिया। एक निवाला मुंह में गया और शरीर की सारी ठंड गायब। बिल्कुल पहले जैसा लाजवाब स्वाद, बल्कि उससे भी बेहतर। मोहन भाई, मेरे लिए 4 प्लेट पैक कर दो, घर लेके जाऊंगा। इधर धर्म सेठ का मटन होटल, जो कभी गांव का सबसे मशहूर था, अब खाली खाली रहने लगा है। हांडी चढ़ी होती है पर ग्राहक नहीं होते। सेठ जी, आज फिर पूरे दिन में सिर्फ 2 ही प्लेट मटन बिका। सिर्फ 2 प्लेट? क्या मेरे आलीशान होटल के ये दिन आ गए हैं कि अब मुझे ग्राहकों की भीख मांगनी होगी? बाहर से लोग गुजरकर सीधे मोहन के ठेले की तरफ जा रहे होते हैं। धर्म सेठ सब कुछ देख रहा होता है। उसकी आंखों में धीरे धीरे जहर भरने लगता है। वह गुस्से से भड़कता हुआ मोहन के पास आता है। मोहन, मेरे भाई, ये क्या बचपना कर रहा है? ठीक मेरे सामने ही दुकान खोल दी। चल, ये सब तमाशा छोड़ और पहले की तरह वापस मेरे यहाँ काम पर लग जा। आज से मैं तुझे एक दिन के 500 रुपये दूंगा। खुश? माफ कीजिए धर्म सेठ, अब मैं किसी के नीचे काम नहीं करता। ये दुकान मेरी बेटी पिंकी के नाम पर है। आज मैं जो भी कमाता हूँ अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से कमाता हूँ। अब मुझे आपके टुकड़ों की जरूरत नहीं है। ओए मोहन, बहुत बड़ा दुकानदार बन गया है तू। ये जो भीड़ देख रहा है ना, ये सिर्फ तमाशा है। लोग कल फिर मेरे ही होटल आएंगे। सेठ जी, लोग तमाशा देखने नहीं, स्वाद चखने और अपना पेट भरने आते हैं। आपने मुझे धक्के मारकर निकाला था, पर भगवान ने मेरे लिए ये रास्ता खोल दिया। अब न मैं आपका नौकर हूँ और न ही मेरा ये हुनर आपकी जागीर। यह सब तेरी 2 दिन की सफलता का घमंड है मोहन। तुझे तो मैं देख लूंगा। याद रखना, बाजार में टिकना इतना आसान नहीं है। इतना कहकर सेठ पैर पटक कर चला जाता है। मोहन उसकी धमकी का कोई जवाब नहीं देता। वो मुस्कुराकर बस एक और प्लेट लगाने लगता है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था, जिस इंसान के हाथों में मेहनत का स्वाद और दिल में ईमानदारी होती है, उसका धंधा दुनिया की कोई भी ताकत बंद नहीं कर सकती। रात का वक्त सेठ अकेला बैठा होता है।
उसके हाथ में शराब का ग्लास घूम रहा होता है। वो जोर से गिलास जमीन पर फेंक देता है। एक गरीब, एक मजदूर मेरी दुकान खाली करा देगा। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बरसों की साख को मिट्टी में मिला दे। धर्म सेठ 2 गलत लोगों को बुलाता है। अंधेरे में 2 दबंग टाइप आदमी आते हैं। उनके चेहरों पर कठोरता होती है। चौक पर जो मटन करी चावल का ठेला है उसका काम बंद चाहिए। जड़ से खत्म करना है उसे। सीधा समझा दे या डरा धमका के? नहीं, धीरे धीरे तोड़ना है। ऐसा लगना चाहिए जैसे यह सब उसकी किस्मत का खेल हो, उसकी लापरवाही हो। समझ गए सेठ जी, काम हो जाएगा। सेठ की आंखों में जलती हुई नफरत साफ दिखने लगती है। अगली सुबह चौक पर भीड़ थी। पिंकी मटन करी चावल की देगची से भाप उठ रही थी। लोग लाइन में खड़े थे। तभी 2 अजनबी आदमी भीड़ में घुसते हैं। गुंडा 2 चुपचाप देगची के पास आता है और जैसे ही कोई देखता नहीं, एक छोटी सी शीशी का पानी करी के पास गिरा देता है। थोड़ी देर बाद अरे, अचानक पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। पकड़ो, इसने खाने में कुछ मिला दिया है। देखो भाइयों, ये हमें जहर खिला रहा है। गरीबों की जान से खेल रहा है ये आदमी। नहीं नहीं साहब, ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं मिलाया। मैं तो खुद यही खाना अपने बच्चों को खिलाता हूँ। झूठ बोलता है। अभी मैंने देखा, इसने चुपके से कुछ डाला था। मारो इसे, इसका ठेला पलट दो। मेरी बात तो सुनिए, कोई तो मेरी बात सुनिए। मैंने पूरी ईमानदारी से ये खाना बनाया है। मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया। ईमानदारी की ऐसी तैसी। पुलिस को बुलाओ, इसका धंधा अभी के अभी बंद करवाओ। पुलिस मोहन के पास आती है। यही है मोहन? हाँ साहब, पर भगवान की कसम मैंने कुछ नहीं मिलाया। मैं गरीब हूँ साहब, पर अपनी ईमानदारी कभी नहीं बेचता। यह खाना साफ है। देगची बंद कर दी जाती है। मोहन के हाथ कांप रहे होते हैं। कोमल रोती हुई भीड़ के बीच खड़ी होती है। साहब, मेरे पति कभी गलत काम नहीं कर सकते। हम खुद यही खाना खाते हैं। रहम कीजिए साहब। माहौल और ज्यादा तनाव भरा हो जाता है। रुको दरोगा साहब, ये लड़का सालों से हमारे बीच है। इसने पहले सेठ के यहाँ भी खाना बनाया और अब यहाँ भी। आज तक किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। आज अचानक ये सब कैसे हो गया? एक और आदमी बोलता है, साहब हम रोज यही खाते हैं। आज ही कुछ गड़बड़ हुई है। ये हमें साजिश लगती है। किसी ने जानबूझकर इसे फंसाया है। रोहित भीड़ को चीरते हुए आता है। उसकी आंखों में डर और भरोसा दोनों होते हैं। मेरे पापा चोर नहीं हैं। पापा ने हमें भूख और ठंड से बचाया है। साहब, मेरे पापा को छोड़ दीजिए। पुलिस 2 लोगों को अलग ले जाती है। अबे कालिया, सच सच बताओ, किसने भेजा तुम्हें? नहीं तो तेरे में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पादे कहां से। साहब, हमने कुछ नहीं किया। सब धर्म सेठ ने कहा था मोहन का ठेला बर्बाद करने को। पुलिस धर्म सेठ के होटल पहुंचती है। सेठ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके पैर कांपने लगते हैं। धर्म सेठ, तुम्हारी होटल की चमक धमक थोड़ी कम होने वाली है। तुम पर झूठी साजिश और मासूम लोगों को फंसाने का आरोप है। धर्म सेठ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके पैर कांपने लगते हैं। गलती हो गई साहब। मैं उस गरीब से जल गया। उसकी तरक्की मुझसे देखी नहीं गई। जलन की आग में तुमने दूसरों का घर जलाने की कोशिश की, लेकिन भूल गए कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। साहब, जो चाहिए ले लो, जितना पैसा चाहिए ले लो। बस ये केस यहीं खत्म कर दो। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत तो उस दिन मिट्टी में मिल गई थी जिस दिन तुमने एक ईमानदार आदमी के खिलाफ झूठ का जाल बुना था।
पैसा तो हर कोई कमा लेता है, इंसानियत कमाना भूल गए आप। धर्म सेठ, पैसों से तुम गवाह खरीद सकते हो, लेकिन अपना गुनाह नहीं छुपा सकते। चलो अब बाकी की बातें थाने में होंगी। पुलिस धर्म सेठ को अपने साथ ले जाती है। आखिरी तौर पर पुलिस मोहन के पास आती है। मोहन, तुम पर लगे सारे इल्जाम गलत साबित हुए हैं। जाओ अपना काम शुरू करो, कानून तुम्हारे साथ है। गांव वाले ताली बजाते हैं।